हेलो दोस्तों, यूआईएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूआईएस के प्लेटफॉर्म पर हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को हल करवा रहे हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी मैंने पहले करवा दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। 2020, 19, 18 के क्वेश्चन पेपर हल हो गए। उस सीक्वेंस में ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जो अगला क्वेश्चन पेपर है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के महत्व को क्या हम सिग्निफाई करें, आप सभी लोग जान ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को देखिए इसलिए क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चन का आंसर ABCD नहीं बताया जाता। जब हम लोग व्याख्या करते हैं, कोई देखो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी क्या व्याख्या होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो रीजन बेस्ड हुआ, जब उसकी व्याख्या होती है तो बहुत सारे एसोसिएटेड तथ्य उसके साथ निकलते हैं, फैक्ट्स निकलते हैं, जहाँ पर पहले क्वेश्चन नहीं बनाया तो बाद बनेगा। तो 2017 में जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कंटेक्स्ट में। Which of the following is considered to be the optimum concentration of carbon dioxide for natural balance in atmosphere? निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, 78.09% होती है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर होती है, 20.94% होती है, 20.94% होती है। इसके बाद आर्गन गैस होती है, ये जो है 0.93% होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो 0.03% होती है। 0.03% इज ऑप्टिमम। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बदल दे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस समय कितनी है, तो IPCC की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 6th, आपने देखा ही होगा, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ करके 0.04% हो गई है। क्वेश्चन बदल दे, उत्तर बदल जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस समय कितनी है, 0.03% इज ऑप्टिमम, ये होनी चाहिए, इस समय है 0.04%। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बदलेगा तो उत्तर बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे देखो हम लोग सभी लोग जानते हैं भाई, 5 जून ही कुछ कहना ही नहीं। अर्थ डे 22 अप्रैल, ये भी सभी लोग जानते हो। ओजोन दिवस जो है, ओजोन डे, ये 16 सितंबर है, ये भी सभी लोग जानते हैं। ये 3 आपको वैसे भी मालूम होने चाहिए, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं। अगर आपको ये 3 सही मालूम है तो एंटी टोबैको डे जो है ये गलत होगा, ये आपको खुद ही मालूम है। तो सही डेट क्या है? 31 मई, इसलिए ये जो है सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन जो 45वां है बड़ा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? यानी हरित गृह प्रभाव क्या इंड्यूस करता है, हरित गृह प्रभाव क्यों होता है, ये क्वेश्चन नहीं है। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक्स प्लेस? विच वन ऑफ द टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है? अगर क्वेश्चन होता कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण पैदा होता है, तो हम कहते थे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। लेकिन क्वेश्चन है, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है तो क्या होता है? अच्छा आप बताइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन दर, जो आप कह सकते हैं इवेपोरेशन रेट है, बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। आइए जरा विकल्प देखा जाए। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, ये हरित गृह प्रभाव के कारण नहीं होता, यह हरित गृह प्रभाव का स्वयं कारण है। जब इसके कारण हरित गृह प्रभाव हो जाता है तो इस हरित गृह प्रभाव के कारण वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, इसलिए बी विकल्प सही होगा। डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2014 से 2024 को
डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 2014 से 24। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेजर्ड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेजर्ड? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, मिनीमाटा, ये हम लोग जानते हैं जापान में मिनीमाटा खाड़ी में पारे को डिस्चार्ज करने के कारण मिनीमाटा रोग हुआ था। और ये इसमें जो मनुष्य होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो खाद्य चक्र होता है, जो फूड साइकिल होता है, उससे पारे का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो अनेक तंत्रिका संबंधी दोष आते हैं, न्यूरल डिसऑर्डर्स। तो पारे की वजह से मिनीमाटा बीमारी होती है। सबसे पहले इसकी खोज जापान में हुई थी, जापान में इसको देखा गया था। फिर कैडमियम की वजह से इटाई नामक बीमारी होती है। इटाई बीमारी में जो हड्डियों के जोड़ हो जाते हैं, सूज जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं और बेहद दर्दनाक स्थिति होती है हड्डियों को लेकर के। तो इटाई हड्डियों को प्रभावित करती है। जैसे पारे की वजह से न्यूरल डिसऑर्डर होते हैं, वैसे ही कैडमियम के प्रदूषण से इटाई नामक बीमारी होती है और उस इटाई नामक बीमारी की वजह से हड्डियों में बेहद दर्द होता है। फिर भूमिगत जल में जब नाइट्रेट आयन होते हैं, तो जो शिशु होते हैं, ये नाइट्रेट आयन उसके हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके मिथेमोग्लोबिन बना देते हैं। हीमोग्लोबिन होना चाहिए था, हीमोग्लोबिन सही होता है। लेकिन भूमिगत जल में जब नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है तो शिशुओं में, बेबीज में, वयस्कों में नहीं, हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रेट आयन रिएक्ट करता है और वो हीमोग्लोबिन को मिथेमोग्लोबिन बदल देता है। इसकी वजह से रक्त नीला हो जाता है, बच्चा नीले रंग का दिखने लगता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो जाता है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। क्योंकि बच्चे का रंग नीला हो जाता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा देखो, अब यहीं पर ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये प्रदूषण जनित है। क्वेश्चन हम बदल दें, हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि ब्लू बेबी नामक रोग क्यों होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम अलग है भाई, ब्लू बेबी अलग है। ब्लू बेबी एक हृदय रोग है और ये जन्मजात हृदय रोग होता है। इसमें हृदय रोग की वजह से बच्चा नीले रंग का दिखता है, दोनों में ही बच्चा नीला दिखता है। लेकिन सिंड्रोम जब रहेगा तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारक है, ये नाइट्रेट के पोल्यूशन से है। और ब्लू बेबी कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर है, जन्मजात हृदय रोग होता है ये, जन्मजात हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग ब्लू बेबी। और ये प्रदूषण से। फ्लोराइड आयन जो होता है ये हड्डियों के लिए उत्तरदायी होता है, इसको फ्लोरोसिस कहते हैं। अगर भूमिगत जल में फ्लोराइड आयन की मात्रा बढ़ जाए तो फ्लोरोसिस हो जाता है, क्वेश्चन आ चुका है, इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और अगर फ्लोराइड आयन की वैसे भी कमी हो जाए तो हड्डियां और दांत जो है कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। यानी हड्डियां और दांत फ्लोराइड की अधिकता से भी प्रभावित होंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, और जब कमी हो जाएंगी तो आसानी से टूटने लगेंगे। यानी फ्लोराइड की एक निर्धारित मात्रा शरीर में चाहिए, ना तो उसकी कमी अच्छी है ना तो उसकी अधिकता अच्छी है। और वैसे अधिकता और कमी तो भाई किसी की भी चीज की अच्छी नहीं। चलो बहरहाल आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन द ईयर। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। भारत सरकार के द्वारा जो है वो जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जो है भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया। एक क्वेश्चन रह गया पिछले पेज पर। हाँ, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम कहां होता है? पारिस्थितिक तंत्र है, हर जगह वनस्पतियां हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, पानी बरस रहा है, खनिज है, प्रकाश संश्लेषण सभी वनस्पतियां करती हैं। लेकिन कुछ वनस्पतियां बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं,
उनमें बायोमास एक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ रेगिस्तान वाली तो धीमे धीमे बढ़ती हैं, उनमें वर्षों में बायोमास एक्युमुलेट नहीं हो पाता। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ आएगी? उसी जगह पर जहाँ सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका सही उत्तर होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में न केवल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, बल्कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका बायोमास भी सर्वाधिक विकसित होता है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब जैव विविधता का अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। अच्छा, अब वर्ल्ड वाइड फंड की एक रिपोर्ट है 2020 की, उससे हम कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाल कर लाए हैं जिसको हम डिस्कस कर देते हैं कि जैव विविधता किन कारणों से नष्ट होती है, उन सभी कारणों को और कितनी कितनी मात्रा में नष्ट होती है इसको भी बताया गया है। तो जैव विविधता नष्ट होती है पॉल्यूशन से, और ऐसा कैलकुलेट किया गया है कि पॉल्यूशन से 7% जैव विविधता नष्ट हो रही है। प्रदूषण के कारण नष्ट होने वाली जैव विविधता कितनी है? 7% है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेटिक चेंज से 6% बायोडाइवर्सिटी की क्षति हो रही है। हम रिपोर्ट लिए हुए, हम रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं आपके लिए, इसके फिगर लिख लीजिएगा, इसीलिए अलग लिख दे रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है उसका 7% मात्रा पॉल्यूशन से, 6% मात्रा क्लाइमेटिक चेंज से, 13% इन्वेसिव स्पीशीज से, 13%। इन्वेसिव स्पीशीज क्या है? इन्वेसिव स्पीशीज किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे जगह से आते हैं और पर्यावरण बहुत तेजी से फैलते हुए जो यहाँ की मूल प्रजातियां होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे जलकुंभी दक्षिण अमेरिका से आई थी और जलाशयों की जैव विविधता को नष्ट कर रही है, ये तो आप जानते ही होंगे। लैंटेना पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। लैंटेना एक कटीला झाड़ीदार पौधा होता है। हिमालय की जो तराई वाला क्षेत्र है उसमें जंगलों में जैव विविधता की एक बड़ी मात्रा ये खत्म कर रहा है। लैंटेना ये एक झाड़ीदार कटीला पौधा है। इन्वेसिव स्पीशीज पूरी दुनिया में 13%। अब जब ये लैंटेना फैल रहा है तो वहां जो और कुछ रहा होगा पेड़ पौधा खत्म होगा ना। एक पौधा जिसको लोकल भाषा में बेहया कहते हैं, शायद आप लोग जानते हो, आजकल नहीं दिखता, लैंटेना हर जगह दिखती है। तो इन्वेसिव स्पीशीज जंतु भी हो सकती है, वनस्पति भी हो सकती है। ये जंतु और वनस्पति किसी दूसरे इकोलॉजिकल जोन से आकर के बसाए गए होते हैं, हम लाते हैं और वो मूल जो निवासी होते हैं उनको खत्म करते हैं। बायोडाइवर्सिटी की 24% मात्रा जो है ये स्पीशीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन से जा रही है। स्पीशीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन 24% जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी प्रजाति को हम इतना यूज कर रहे हैं, इतना काट रहे हैं, खत्म हो रही है। वन उन्मूलन क्यों हो रहा है? हम पेड़ों को बहुत यूज कर रहे हैं, काट डालते हैं सबको। इस तरीके से किसी भी स्पीशीज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन से वो जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है 24%। लेकिन बायोडाइवर्सिटी के खात्मे का जो सबसे बड़ा इशू है
वो चेन जो है लैंड एंड जो सी यूज है, इसमें जो चेंज हो रहे हैं इससे 50% बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। लैंड एंड सी यूज, पहले जंगल था, काट करके खेत बना दिया, गांव बसा दिया, खेत में तब भी बायोडाइवर्सिटी दिख गई, गांव बस गए, गांव की जगह नगर हो गए, बायोडाइवर्सिटी खत्म, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। तो लैंड और सी यूज जो हम कर रहे हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा भाग 50% भाग इसीलिए खत्म हो रहा है। अब आइए जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, क्योंकि आगे इसके ऊपर क्वेश्चन आना है जब आ जाए। हमने तो परसेंट दे दिया, क्लाइमेटिक चेंज से सबसे कम भाई खात्मा हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज से ज्यादा पॉल्यूशन से जा रहा है। अब आप कहेंगे कि पॉल्यूशन से तो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, हर प्रकार के पॉल्यूशन से थोड़ी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के जो काजेज है उसी से तो हो रहा है। तो इसको अलग अलग समझना पड़ेगा। इन्वेसिव स्पीशीज है, स्पीशीज ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, लैंड एंड सी यूज चेंजेस। जरा वापस अपने क्वेश्चन पर आया जाए। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, जल प्रदूषण से 6% था, जलवायु परिवर्तन 7% था। इसके बाद प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से, जब लैंड और सी यूज चेंज हो रहा है तो उनका प्राकृतिक निवास जो है वही तो नष्ट हो रहा है, इसलिए ए विकल्प यहाँ का सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी था, जो फैक्ट्स इसके साथ बताए हैं उसके ऊपर आगे क्वेश्चन बनने की संभावना लगती भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। यहाँ प्राइमरी लिखा है, यहाँ प्रमुख लिखा है। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, ये सही है कि जो प्राथमिक होगा वही प्रमुख भी होगा, लेकिन चलो शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये तो है ही है। एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ड्रिवन बाय ऑयल, ये भी सही है, ज्यादा से ज्यादा लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, जब ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे तो ज्यादा डीजल और ज्यादा पेट्रोल दहन होगा, जब ज्यादा दहन होगा तो ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज कॉजिंग गैसेस निकलेगी। और हैवी डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे जंगल काट दिए जा रहे हैं, तो जंगल जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींच सकते थे, कार्बन कैप्चर कर सकते थे, जब अवेलेबल नहीं है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जा रही। जो सौर धधक है, इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर, ये उतने बड़े रीजन में या उतने बड़े कारण के रूप में नहीं देखा जाता, इसलिए यहां पर दिए गए विकल्प में बी विकल्प 1, 2 और 4 जो है ये सही हो जाएगा। फिर अगला है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। ये 1996 में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना अंडमान निकोबार के क्षेत्र में की गई थी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। अभी किसी कंटेस्ट में हमने अभी बताया था कि हाइड्रोजन एकमात्र ईंधन है जिसके दहन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती, केवल जलवाष्प बनती है। तो डीजल, मिट्टी का तेल और कोयला, ये तीनों नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन के दहन से बनती है जलवाष्प, वाटर वेपर, और तब ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है, न्यूनतम। तो इसमें दिए गए विकल्प में ए सही होगा। फिर अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये तो ऐसे हमारे सेगमेंट में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसको तो ज्योग्राफी वाले सर ने आपको किसी कंटेस्ट में बताया ही होगा। बहरहाल जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है 1936 में ये स्थापित हुआ था। ये भारत में स्थापित होने वाला पहला नेशनल पार्क था। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, बीच में ये बात उभरी थी कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसका नाम बदल दिया जाए, लेकिन
क्योंकि जिम कॉर्बेट जो है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए सरकार ने अंतिम तौर पर उनका नाम बदलने का जो अगर कोई इरादा भी था तो सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। Which one of the following is the correct order of biological organization ranging from organism to biosphere? Organism माने जीवधारी, जीवधारी के समूह जो होते हैं उसको जनसंख्या कहते हैं, और विभिन्न जो जनसंख्याएं होती हैं समुदाय बना लेती हैं। ये जो विभिन्न जनसंख्याएं और समुदाय होती हैं जब आपस में और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच में इंटरैक्ट करती हैं तो पारिस्थितिक तंत्र बना लेते हैं। ये किसी एक जगह पर होंगे, जिस जगह पर होते हैं उसकी भौगोलिक संरचना को यदि हम ध्यान में रखें तो एक भूदृश्य बना लेते हैं। इसलिए यहां पर सी विकल्प एकदम सही होगा, सी विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन है जो बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तंत्र सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस दे रखी है, यहां पर स्रोत दे रखे हैं। आइए देखा जाए। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन की बात सही है। जब भी कोयले और डीजल का दहन किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगी, ऊंचे तापमान पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलते हैं। तो कोयले का दहन थर्मल पावर स्टेशन या तो कोयले का दहन हो रहा होगा या तो गैस का, नेचुरल गैस का, और दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसलिए सही सुमेलित है। फिर है ईंट का भट्ठा, देख लो, ईंट के भट्ठे में कोयला का दहन होता है, कोयले और डीजल का दहन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ये एकदम सही है। जलमग्न धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसमें जो सही नहीं हो तो सी है, सुमेलित कौन सा नहीं, सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑटोमोबाइल का क्या रिश्ता है? सीएफसी का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेशन में, और गाड़ियों में आजकल एसी लग रहा है। अगर गाड़ी से वो सीएफसी, देखो सीएफसी लिखा है, ये एक अलग बात है कि अब सीएफसी पूरी दुनिया में कहीं यूज ही नहीं हो रही है, उसकी जगह HCFC और HFCs वगैरह यूज की जा रहे हैं। ये HCFC जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो HFC है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन तब है तो है ही, निकलती तो है ही, तो ये भी सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत में, यही सही नहीं है, इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, सी होगा। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। द साइज ऑफ रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर इज। धूल के ऐसे कण जो सांस लो तो फेफड़े तक पहुंच जाए, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। इनका आकार 0.25 माइक्रोन होता है। दिल्ली में हर बार दिवाली आ ही रही है और दिल्ली में पराली की समस्या आनी शुरू हो गई, देख भी रहे होंगे इसमें न्यूज। वहाँ का जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है इस समय, अब ये अक्टूबर चल रहा है और वहाँ पर एटमॉस्फेयर बदलने लगा, नवंबर दिसंबर में तो गैस चैम्बर बनेगा। 0.25 माइक्रोन, 5 माइक्रोन से कम है, इसलिए डी विकल्प सही होगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, 2017 का लास्ट क्वेश्चन है, वो है भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। क्लाइमेटिक चेंज इज लीडिंग टू इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया। कारण क्या दिया है? मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट विल हैव सीरियस रिपरकशंस ऑन फूड सिक्योरिटी। एकदम सही है। जब खाना नहीं रहेगा तो सामाजिक तनाव तो होगा ही, कोई एक वर्ग को भोजन मिलेगा, कोई एक को नहीं मिलेगा, और अफ्रीका के कुछ देशों में ये भयंकर समस्या हो भी चुकी है और भारत में भी फिर भविष्य में हो सकता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है और स्पष्टीकरण सही है, यानी यहां पर दिए गए विकल्प में ए आंसर एकदम सही है। आज के सेशन में यहीं तक चर्चा। कल हम लोग मिलेंगे
तो इसी सीक्वेंस में 2016 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।